जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों आज हम शनिवार का दिन है और शाम के 7 बज चुके हैं। तो आज हम लोग एक लाइव चर्चा में संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आपस में चर्चा करने के लिए यहाँ फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ और आने वाले हर शनिवार को शाम 7 बजे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित होता रहूँगा। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा, हम सब ने देखा कि कैसे लखनऊ की कुछ तस्वीरें आई कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैमरा स्टैंड लेके लखनऊ के एयरपोर्ट पे अलग अलग तरह की हरकतों के साथ वहाँ पे दिखाई दिए। और ये वह समय था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लखीमपुर की घटना है वह छोटी घटना है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर किसानों के बीच, सरकार के बीच लगातार कार्रवाई की कोशिशें हो रही हैं। न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है। न्यायिक जांच, केवल दंडाधिकारी या मजिस्ट्रियल जांच नहीं बल्कि न्यायिक जांच की बात वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही है। किसानों के मांग के अनुसार 50-50 लाख रुपए मुआवजा की बात भी हुई है। न्यायिक जांच के साथ साथ 8 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की बात हुई है और एक सदस्यों को किसानों के मांग के अनुसार सरकारी नौकरी की भी बात वहाँ पर हुई है। मैं नहीं कहता कि इससे वो जख्म भर सकता है, वो जख्म नहीं भरेगा और उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है, उनको निर्वाचित किया है और वो लखनऊ में दिखाई दे रहे हैं केवल और केवल इसलिए कि उनको गांधी परिवार की कहीं ना कहीं चापलूसी करनी है, चमचागिरी करनी है, इसलिए वहाँ दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि वो गांधी परिवार के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। दोस्तों, हम एक कहावत सुनते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कमोबेश हमारे छत्तीसगढ़ में जब लखनऊ की चीज़ें सामने आ रही थी उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कवर्धा जल रहा था। कवर्धा के सांस्कृतिक महत्व को इस बात से ही समझा जा सकता है कि करपात्री महाराज ने जब राम राज्य परिषद की स्थापना की थी तो पूरे राष्ट्र की, पूरे भारत की राजधानी के रूप में कवर्धा को राजधानी के रूप में उन्होंने स्थापित किया था। दोस्तों, ऐसे हमारे कवर्धा में आज जो स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो अत्यंत दुखद है। वहां भगवा झंडा के साथ किस तरह का अपमान किया उसकी वीडियो साफ साफ दिखाई दे रही है। वहां पुलिस किस तरह की हरकतें कर रही थी उसको सबने अपनी आंखों से देखा। मेरे पास भी वीडियो आया, आप लोगों के पास भी वीडियो पहुंचा होगा। सरकार के हुक्मरानों को, मुख्यमंत्री जी को, पुलिस के अफसरों को, सबको देखना चाहिए वो वीडियो जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग नंगी तलवार लिए घूम रहे हैं और वो पुलिस के साथ उनको घूम रहे हैं। पुलिस भी वहां पर खड़ी है, पुलिस वहां खड़ी है और लोग नंगी तलवार लिए घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष क्या हो सकता है? उसके बाद पुलिस के आईजी बयान देते हैं कि भाजपा के लोग यहां आ गए और उन्होंने न्यूसेंस किया। ये राजनीतिक वक्तव्यबाजी, ये राजनीतिक बयानबाजी कब से आईजी करने लगे? कांग्रेस के दबाव के कारण आईजी ने ऐसा बयान दिया और मैं आईजी विवेकानंद जी को कहना चाहूंगा, वो मेरे सीनियर रहे, मैं उनको आदर के साथ कहना चाहूंगा कि इतना ही अगर राजनीति करने का शौक है तो आए और किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके खुली राजनीति करें। अधिकारी रह करके इस तरह के राजनीतिक रूप से कांग्रेस को बचाव करने की जो उनकी कोशिश थी उससे अधिक दुर्भाग्यजनक बात और कोई हो नहीं सकती थी। ये पूरे ब्यूरोक्रेसी के लिए, पूरे पुलिस प्रशासन के पंगु होने के, रीढ़ विहीन होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है, एक संकेत है। ऐसी स्थितियां कवर्धा में निर्मित हो गई थी। इसी बीच में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लखनऊ में दिखाई देते हैं और अत्यंत ही विशेष बात मैं रखना चाहूंगा कि वहां के पीड़ित परिवारों के लिए 50-50 लाख रुपया मुआवजा की घोषणा हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारी पैसे से, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां जाकर के घोषणा करते हैं। ठीक है, एक संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि वे गांधी परिवार के चापलूसी करने वाले गांधी परिवार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको
वहां जाकर 50-50 लाख रुपए वहां के उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए घोषणा कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि उनके 3 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक किसान भाई आत्महत्या तक करने को विवश हुए हैं, उनको कितना कितना मुआवजा उन्होंने दिया है, यह बात मैं पूछना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सिलगेर के आदिवासी भाई बहनों की जो हत्या हुई उनको कितना कितना मुआवजा भूपेश बघेल जी ने दिया है, यह भी साथ में उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इस तरह की स्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित थी और वो लखनऊ में नजर आ रहे थे। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस तरह की जलती परिस्थितियों के बीच में जब इस तरह की परिस्थितियां कवर्धा में उत्पन्न हो गई थी, जब हम देखते हैं कि धर्मांतरण की परिस्थितियां पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही हैं, सुकमा के एसपी को आधिकारिक तौर से टीआई को पत्र लिखना, सारे टीआई लोगों को पत्र लिखना पड़ता है कि धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके कारण से कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। यह बात रखने के लिए मजबूर अगर कोई होता है तो एसपी स्तर का, पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी सुकमा जिले में मजबूर हो जाता है। इस तरह धर्मांतरण की परिस्थितियां हैं, कवर्धा की परिस्थितियां हैं। हम सब देख रहे हैं कि मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में राम जी की पूजा को रोका जा रहा है, रावण की पूजा कराई जा रही है, रावण दहन को रोका जा रहा है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां चल रही हैं। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कुछ राम जी के नाम पर कई तरह के नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रखुरी में मां कौशल्या का मंदिर है, मैं कलेक्टर रहने के दौरान वहां लगातार जाता था। वहां पर उन्होंने कुछ काम कराया है, ठीक है, वो काम करा रहे हैं, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों से, पिछले आजादी के बाद के 70 सालों में 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस का राज रहा है, तो चंद्रखुरी क्यों इनको याद नहीं आया? आज ये लोग राम जी की बात करने के लिए मजबूर हुए हैं। आज ये लोग, राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के घूमते हैं, मंदिर मंदिर में जाकर के मत्था टेकते घूम रहे हैं। ये आखिर हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति पर आधारित, परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है, बल्कि यह विचारधारा पर आधारित पार्टी है। और इस विचारधारा ने खुल करके हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपने विचारधारा का महत्वपूर्ण और केंद्रीय बिंदु माना है। हिंदुत्व की संस्कृति को खुल करके हम उसका पक्षधर रहे हैं। हिंदू किसी समुदाय विशेष का, पंथ विशेष का नाम नहीं है, बल्कि एक सोच और विचार पद्धति का नाम है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। ऐसे श्रेष्ठ हिंदुत्व के विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से मुखर रही है। और इस विचारधारा आधारित पार्टी का जैसे जैसे विस्तार होता गया, तो कांग्रेस जैसी पार्टियों को, जो कि तुष्टीकरण की नीति पर, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर हमेशा काम करते आई, उनको भी आज हिंदुत्व की, राम जी की, चंद्रखुरी की, कौशल्या माता के मंदिर की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है, उसको इतिहास के कुछ घटनाओं से हम समझ सकते हैं। मैं पहला उदाहरण देना चाहूंगा कि राम जी के अस्तित्व को शपथ पत्र देकर, कोर्ट में शपथ पत्र देकर के अगर किसी ने नकारा तो कांग्रेस के लोगों ने नकारा। माननीय न्यायालय में एफिडेविट देकर, शपथ पत्र देकर राम जी के अस्तित्व को नकारने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। 1956 में पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू उत्तराधिकार कानून लेकर आए, जिसमें हिंदू महिलाओं के संदर्भ में सुधार किए गए, तलाक के संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में, महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार के संबंध में अनेक तरह के संशोधन वहां पर किए गए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि यह अच्छा स्टेप था, प्रोग्रेसिव स्टेप था, महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से अच्छा कदम था। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि उस समय मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए क्यों इस तरह के सुधार करने की हिम्मत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं जुटा पाए? यह मूल सवाल है। क्यों आखिर आजादी के 7 दशक तक लगभग इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई और उसने जाकर के ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था को जाकर समाप्त किया। मित्रों, ट्रिपल तलाक का जो कानून है, ट्रिपल तलाक की जो व्यवस्था है, वो पाकिस्तान तक में समाप्त हो गया है। लेकिन आजादी के इतने दशकों तक कांग्रेस के शासन करने के बाद
अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ट्रिपल तलाक जैसी अमानवीय प्रथा भी कांग्रेस के समय में भारत देश में समाप्त नहीं हो सकी। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए नेहरू जी, लेकिन वो मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू करने के लिए, सुधारों को लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। 1966 के इंदिरा जी के समय का एक वाकया मैं उदाहरण के स्वरूप पर रखना चाहूंगा कि 1966 में गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाने के लिए संत साधु लोग मांग कर रहे थे और अहिंसक ढंग से वो संसद के सामने धरना कर रहे थे। उन पर गोली चलवाने का काम अगर किसी ने किया है तो 1966 में इंदिरा गांधी जी ने किया है, और उसमें साधु संतों की मृत्यु हुई, अनेक संख्या में मृत्यु हुई। अहिंसक आंदोलन कर रहे लोगों पर 1966 में इंदिरा जी ने गोलियां चलाई। ये केवल ये मांग कर रहे थे गौ हत्या के खिलाफ में कानून बनना चाहिए। इस तरह से 1966 का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसी क्रम में 1984 की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कैसे सिख समुदाय पर कत्लेआम कांग्रेस के द्वारा कराया गया, और बेशर्मी की हद तब हो गई जब बोट क्लब से राजीव गांधी जी ने स्वयं स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। अर्थात उन्होंने जो सिखों का नरसंहार हुआ था उसका समर्थन ही किया था। दोस्तों, मेरा बिंदु यह है कि सिख भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, लेकिन कांग्रेस को अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब है, इसलिए एक समुदाय विशेष को ही अल्पसंख्यक मानते हैं। सिखों को भी अल्पसंख्यक मानने की जरूरत नहीं समझते, और सिखों के साथ 1984 में कत्लेआम करवाने का पाप करते हैं। उस समय के जो आरोपी हैं, जगदीश टाइटलर, सज्जन सिंह जैसे लोगों को कांग्रेस ने मंत्री बना करके रखा रहा। कांग्रेस जो मोदी जी के समय में उनमें से कई लोगों को जेल तक जाना पड़ा। इसी तरह 1986 की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंदौर की मुस्लिम बहन थी शाहबानू, उसको ट्रिपल तलाक 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 बोल के ट्रिपल तलाक दे दिया गया। और जब उसको ट्रिपल तलाक दे दिया गया शाहबानू को, तो वो मुस्लिम बहन लड़ते हुए, अपने हरजाने के हक के लिए लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरजाने का अधिकार इसको है। लेकिन उसको मुस्लिम कट्टरपंथियों के मार्ग पर चलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1986 में संसद में एक्ट ला करके सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पलटने का काम किया। यह भी तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से 2006 में मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तुष्टीकरण की राजनीति की ये हद थी। और आप सब लोगों को पता है कि मनमोहन सिंह जी तो मौनी बाबा थे, वो खुद से बोलते नहीं थे। उनको किसने बोलवाया होगा भली भांति से हम सब लोग रिमोट के माध्यम से कौन बोलवाता था इस बात को समझते हैं। और 2006 में मनमोहन सिंह जी के मुंह से स्टेटमेंट दिला दिया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। इस तरह की स्थिति लगातार निर्मित होती रही है। तेलंगाना के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्होंने लिख दिया कि मस्जिदों की बिजली बिल माफ कर दी जाएगी, केवल मुस्लिमों के लिए अलग से सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाया जाएगा। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति तेलंगाना के चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, कांग्रेस का मूल चरित्र यही है। हम देखते हैं कि नेहरू जी से लेके इंदिरा जी के समय की घटनाओं को, राजीव जी के समय की घटनाओं को, शाहबानू के समय की घटनाओं को, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के समय की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की स्पष्ट नीति तुष्टीकरण की रही है। अल्पसंख्यकों में ही केवल और केवल ये मुस्लिमों से, एक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष से ये वास्ता रखते रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति लगातार ये करते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज जब ये लोग चंद्रखुरी की बात करते हैं, जब ये लोग माता कौशल्या की बात करते हैं, आज ये लोग भगवान राम की बात करते हैं, तो मुझे खुशी भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। और उस विचारधारा आधारित पार्टी ने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपना अग्रिम सिद्धांत लेकर, केंद्रीय सिद्धांत लेकर जो आगे बढ़ी, उसी का प्रभाव है कि आज कांग्रेस अपने मूल तुष्टीकरण की राजनीति करने के साथ साथ राम का नाम लेने के लिए विवश हुई है।
कांग्रेस सरकार को राम जी की, कौशल्या जी की, चंद्रखुरी की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी को मंदिरों में जाना पड़ रहा है, तिलक लगाना पड़ रहा है, जिसे मैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचारधारा और जिस सोच के साथ जो राजनीति प्रारंभ की थी, उसकी एक जीत मानता हूं कि आज इस तरह के लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हम सब लोग जब बचपन में थे तो रामानंद सागर जी की रामायण आती थी। उसमें जब हनुमान जी जा रहे थे तो बीच में काल नेमी राक्षस उन्हें रोकने के लिए साधु का वेश धारण करके राम 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 कह रहा था। कांग्रेस का जो कर्तव्य है, कांग्रेस का जो कृत्य है, वह उस काल नेमी की तरह ही है। ये केवल दिखावे के लिए रूप बदलकर राम राम कर रहे हैं। इनके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसको हम आज प्रदेश में लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के रूप में देखते हैं, जिसको आज हम लोग मानपुर, मोहला जैसे अनेक क्षेत्रों में रावण की पूजा करवाने के रूप में, रावण के दहन को, रावण के जलाने को रोकने के रूप में, राम जी के विरोध के रूप में देखते हैं। कांग्रेस के इस मूल चरित्र को आज हम सब ने कवर्धा में देखा, जहां भगवा ध्वज का किस तरह से अपमान किया गया, खुला अपमान किया गया, और पुलिस की उपस्थिति में एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा तलवार लेकर के किस तरह से चला गया। इन सब चीजों को हम देख रहे हैं। कांग्रेस का मूल चरित्र है, जो ऐतिहासिक तथ्य के माध्यम से 1956 में, 1966 में, 1984 में, 1986 में, 2006 में मनमोहन सिंह जी के जमाने में, हर समय समय पर वह दिखाई देती है। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। ये कालनेमी की तरह रूप बदल करके राम जी का नाम ले रहे हैं, ताकि भारत देश की जनता, जो इन्हें राजनीति से लगभग निष्कासित कर चुकी है, आज तो मैं कहता हूं कि राजस्थान में भी आधा आधा ही हैं, जिस तरह का झगड़ा चल रहा है, पंजाब में भी आधा आधा ही हो गए, छत्तीसगढ़ में भी आधा ही आधा हो गए। ये 3 जगह को जोड़ूं तो 1.5 राज्यों की सरकार कांग्रेस की बची है। छत्तीसगढ़ के लोग भी इन्हें अब अस्वीकार कर रहे हैं। पूरे भारत देश की जनता इनके तुष्टीकरण की राजनीति को, इनके भ्रष्टाचार की राजनीति को, सबको अस्वीकार कर चुकी है। इसलिए आज एक कालनेमी का रूप धारण करके गलत तरीके से लोगों को ठगने के लिए राम जी का नाम ले रहे हैं, चंद्रखुरी की बात कर रहे हैं, रामगमन पथ की बात कर रहे हैं, माता कौशल्या की बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए, किसी भी नाम से, किसी भी रूप में आज राम जी का नाम ले रहे हैं, तो मैं इसे भारतीय जनता पार्टी के जो सोच और विचारधारा, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि हम राम के साथ हैं, हम राम को अपना केंद्रीय बिंदु मानते हैं, अपने आस्था का केंद्र मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के निर्माण को केंद्रीय स्थान देती रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट सोच है, हमारे लिए तुष्टीकरण की राजनीति का कहीं कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, न्याय सबके साथ और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और आज कालनेमी के रूप में ही सही, जो राम नाम का ये जाप कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा आधारित, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित जो राजनीति है, उसी की जीत के रूप में मैं इसे देखता हूँ। बट एट द सेम टाइम, साथ ही मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इन कालनेमियों के रूप बदले हुए स्वरूप में राम नाम लेने से सावधान रहें। यह प्रदेश के लिए, देश के लिए, हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर मैं पूरे विषय को आप सबके सामने रखना चाहता था। और आप सब ने मुझे इतने गंभीरता से सुना। अन्य महत्वपूर्ण विषय पर, अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी महत्वपूर्ण विषय के साथ अगले शनिवार को शाम 7 बजे मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय श्री राम, राम राम, जय जोहार के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।